इंटर स्क्रीन भी जा रही है, ठीक है। अभी इसको खोल दीजिए, ठीक है। इसको बड़ा भी करना पड़ेगा थोड़ा। नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा, छोड़ दीजिए, दिखेगा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार सभी को। अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना अलजेब्रा फॉर्मूला वाला जो पेज है? यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो अब जैसे अपना एलडीसी के पेपर में मैथ्स के 10वीं, इनफैक्ट थोड़े 12वीं लेवल तक भी, लेकिन आप देखो तो मोस्टली 10वीं लेवल तक के कुछ एक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल जो है उनका जो कोई सीमा तो है नहीं, क्योंकि आप अलजेब्रा से स्टार्ट करके ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट कुछ भी पूछ सकते हो, ज्योमेट्री पूछ सकते हो, मेंसुरेशन पूछ सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या बेसिकली जो फॉर्मूलाज जनरली पूछे जाते हैं या पिछले बार पूछे गए हैं, या जिनके जो जनरल कॉमन फार्मूलाज हैं या कॉमन जो सवाल है जिन पे आ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से, जो है अलजेब्रा के फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें मालूम है कि गणित का जो सबसे बुनियादी जो स्टार्टिंग जो हम लोगों को पूछा जा सकता है, उसमें अलजेब्रा के फॉर्मूला आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। सभी को मालूम है, बट फिर भी हम दोहरा देते हैं, क्योंकि ये गणित की क्लास ऐसी है कि समझ में आए तो 5 मिनट ही काफी है ना। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो काफी समय लग जाएगा, तो भी मतलब घंटे 2 घंटे में तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कंसाइजली कि जितना हो सके किया जाए। तो a+b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर जो है, इसके अंदर जो 2ab का टर्म है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इन सब में माइनस वाला जो स्क्वायर आएगा या माइनस के पावर जब भी आएंगे, तो हमको ध्यान देखना है कि जो माइनस का जो टर्म है ना, अगर वो इवन टाइम आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन उसका इवन टाइम हो रहा है, तब तो वो प्लस में आएगा। बाकी जो अगर वो एक बार गुना हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस वाला, तो वो टर्म नेगेटिव में रहता है। तो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ठीक है। उस तरह से a + b और a - b का जब गुना करते हैं तो a² - b², है ना। और उसी तरह से x + a x + b को जब गुना करेंगे तो x² और उधर ab और बीच में x × a + b, है ना। अब लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था एक्चुअल में, वो क्या पूछा था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हैं आप कि a² + 2ab + b² है, और a - b का होल स्क्वायर है, वो होता है a² - 2ab + b²। तो जब इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये सारे टर्म a² जो है माइनस में चला जाएगा, 2ab का टर्म प्लस में हो जाएगा, और b² का टर्म माइनस में होगा। तो a² और a² का टर्म कैंसिल हो जाएंगे, b² के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और जो आंसर आया था वो 4ab था। ये पिछली बार जो एलडीसी का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन इससे पूछा था, ठीक है। तो एग्जैक्टली इससे ना पूछ सकता है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो a² a + b का होल स्क्वायर जो है, ये फॉर्मूला जो आता है, उसका एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी है। जब हम सोचते हैं ना कि ये रट लेते हैं चीजों को कि a + b का होल स्क्वायर होता है, इसको विजुअल तरीके से भी अच्छे तरीके से समझाया है कि यहाँ पे देखिए a कोई नंबर है ना, उसकी माप का एक स्क्वायर बना दिया इसने, ठीक है। अब प्लस b करना है तो a से b और बढ़ा दिया, और दूसरे बाजू भी b और बढ़ा दिया, ठीक है। अब a + b का होल स्क्वायर मतलब यहां से लेके यहाँ a + b ये हो गया, और इधर से लेके a + b ये हो गया। तो एक जो बड़ा वर्ग है a + b वाला, जो जिसकी भुजा है, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें a² का टर्म तो आएगा ही, क्योंकि उसमें एक वर्ग आ रहा है a², उसमें एक छोटा वर्ग भी आ रहा है जो है b² का, और उसमें 2 आयताकार क्षेत्र आ रहे हैं जिनका अलग अलग जो क्षेत्रफल है वो AB के बराबर होगा। तो अगर पूरे इस एरिया a + b जो एरिया है उसका अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहें तो होगा a² + b² + 2ab, है ना। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से हम चाहें तो a - b का भी कर सकते हैं, लेकिन तभी हमको a का जो भुजा है ये पूरी यहाँ तक लेनी पड़ेगी, b की भुजा इतनी ले ली, अब ये जो भुजा बचेगी वो a - b की बचेगी, ठीक है। तो इसी तरह से उसका भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। उसके अलावा जो फॉर्मूलाज हैं, है ना, क्यूब में, है ना, उसमें a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, वो आसान है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। a - b का होल क्यूब a³ - 3a² b
प्लस 3ab²। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो b² वाला टर्म है, क्योंकि जब b का जो है साइन वो माइनस है, तो जब वो स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3ab² वाला टर्म पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर a² तो है लेकिन b जो है वो ऑड पावर के साथ है, तो ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो aq माइनस 3a²b प्लस 3ab² माइनस bq। उसी तरह से aq प्लस bq है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a² माइनस ab प्लस b²। सिमिलरली a माइनस b का होल aq माइनस bq सॉरी aq माइनस bq के लिए a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस ab प्लस b² होगा। ठीक है, अब अगर तीन टर्म का स्क्वायर करें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसके आगे कुछ एक हैं जो पावर है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिस पर लागू होता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पावर। अब a पे पावर m है और a पे पावर n है, अगर इन दोनों को दो नंबर्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर a पे पावर 3 सपोज कर लीजिए, a पे पावर 3 क्या होता है 8 होता है, a पे पावर 2 तो a पे पावर 2 क्या होता है वो होता है 4 है ना। तो अगर a पे पावर 3 और a पे पावर 2 को गुना करेंगे तो एक्चुअल में हो जाएगा a पे पावर 2 प्लस 3 यानी कि a पे पावर 5। a पे पावर 5 अगर तो 2 पे पावर 5 अगर करें तो हमारा वैल्यू आता है 32। अगर हम दूसरे तरीके से भी करें तो 8 गुने 4 भी 32 ही होगा। तो इस तरह से जो घात होते हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिमिलरली a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n है ना, वो a पावर m माइनस n हो जाता है ना। अब a पे पावर m है और उस पे होल पे पावर n कर दिया तो यहाँ पे जो पावर है वो गुना हो जाता है ना। अब a b है, टोटल होल पे पावर m है, तो ये अलग अलग दोनों a और b पे दोनों पे ये पावर शिफ्ट हो जाता है। फिर कोई a है, उस पे अगर हमने पावर 0 दिया है तो उसका मतलब 1 होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से अगर निगेटिव पावर है तो इसका मतलब है कि 1 बाई उसके फ्रैक्शन पे वो पावर चला जाएगा। लॉगरिथमिक फार्मूलाज हैं, लॉगरिथमिक फार्मूलाज में x रेज टू द पावर m का वैल्यू अगर a आता है तो log x है ना, अगर log लेते हैं a का जिसका बेस x हो तो उसकी वैल्यू m होगी। अगर जैसा देखा जाए कि x x के जगह पे अपन 10 मान लेते हैं, m के जगह पे 2 मान लेते हैं, तो 10 रेज टू द पावर 2 कितना होता है 100। अब अगर उस 100 को log बेस 10 लेते हैं तो 100 log बेस 10 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, फिर log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है, log a के बेस पे 1 होता है। ठीक है, फिर कोई प्रोडक्ट है दो नंबरों का, उनका अगर log x इकट्ठे ले रहे हैं तो वो क्या प्लस में सेपरेट हो जाते हैं और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन जो है वो एडिशन में चला जाता है। log बेस a x का लेना है और log a बेस a y का लेना है। सिमिलरली डिवीजन वाला माइनस में चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में जो m का जो पावर में है वो गुना में चला जाएगा। log a x अगर बेस चेंज करना है log का तो फिर उसका ये फॉर्मूला होता है log c बेस x और log c बेस a करके भी आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक और फॉर्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए यूज किया जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर जो हमारा किसी भी इक्वेशन में दो तरह के टर्म होते हैं ना, एक होता है कांस्टेंट टर्म और एक होता है वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो ये जो हमारा एक बेसिक जनरलाइज्ड इक्वेशन है उसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी कि दो पावर वाले इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें a b और c ये तीनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब उनकी वैल्यू फिक्स है, वो 1 2 5 हो सकते हैं, 5 6 8 हो सकते हैं, मतलब a और b का पावर फिक्स है। लेकिन जो x जो है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अब अगर x की वैल्यू फिक्स नहीं है तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं उसमें x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, है ना, 2 आएगी, आ सकती है, मैक्सिमम 2 आ सकती है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ सकती है। इसके लिए कब x की वैल्यू 2 आएगी, है ना, और 2 अलग अलग नंबर्स के फॉर्म में आएगी जब
बी स्क्वायर माइनस 4ac ए 0 से बड़ा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो दो अलग अलग रियल वैल्यूज देगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हुआ तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट नहीं होंगे बल्कि वो एक ही रूट होगा। कहना ये इसमें लिखा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, मतलब कि दोनों रूट जो है वो बराबर हो जाएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन होता है तब फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स प्राप्त करते हैं। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम इसको दो अलग अलग x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में सेपरेट करें और दोनों को 0 से इक्वेट करें। अन्यथा इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम शून्य रख देते हैं तो x की वैल्यू इकलौती वैल्यू माइनस बी बाई 2a आ जाती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा कर देते हैं तो फिर ये जो संख्या आएगी ये कोई आराम से ऋणात्मक संख्या आ जाती है जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो फिर यहाँ पे ये संख्या इमेजिनरी संख्या आ जाती है और फिर तब हमें इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमें इसका एक सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं जो कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक सीरीज वो होता है जिसमें कि हर आने वाले दो नंबरों के बीच में एक फिक्स नंबर का गैप हो, एडिशन हो। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो, हाँ जी मैम, अभी मैं मीटिंग में हूँ मैम। तो अगर इस तरह की सीरीज है तो फिर हम लोग उसका एक सम करने का भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2, 4, 6, 8, इसमें क्या हो रहा है ए और डी दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। सपोज की एग्जांपल है 3, 5, 7, 9, 11, उसमें ए है पहला टर्म है ना, और डी जो होता है वो होता है डिफरेंस। तो 3, 5, 7, 9 हर एक जो कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स आ रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, पहला टर्म ए है। और इस तरह से 3, 5, 7, 9 करते हुए हमने सपोज कीजिए कि एक 5 टर्म की सीरीज बनाई और हम इसको पूरा उसका हमें सम चाहिए है ना, nth नंबर चाहिए। तो nth नंबर का फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। दूसरी तरह अगर हमको इस पूरे जो सीक्वेंस है उसका योग चाहिए तब उसका फॉर्मूला होगा n/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी है ना। बेसिकली ये जो सम का फॉर्मूला है वो पहले टर्म और आखिरी टर्म को लेके उसका एवरेज निकाल दिया है, उससे ये अर्थमेटिक सीक्वेंस के सम का फॉर्मूला आता है। अब अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जो nth टर्म होंगे an विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई r n-1, जहां की r जो है जो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स आ रहे हैं उन दोनों के कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपस में भाग देने से हमें r मिलता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब अगर सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा Sn इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r बाई n अपॉन 1 माइनस r। अब यहाँ पे देखने की बात है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें ये एक फाइनाइट सम तभी हमें प्राप्त हो सकता है जबकि r की वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर r लेस देन 1 नहीं है तब फिर इस सीक्वेंस का सम जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा है ना। अगर हमें r लेस देन 1 होगा तो ही इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमें कोई फाइनाइट सम मिलेगा, और अगर r की वैल्यू 1 के बराबर हुई तो फिर अगेन आपका डिनोमिनेटर चूंकि 0 हो जाएगा तो आपका सम जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज होते हैं। तो
परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है, और कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय r का फैक्टोरियल। ये दोनों ध्यान रखने के लिए जरूरी फॉर्मूला है। जनरली उम्मीद तो नहीं इन सब के पूछे जाने की, क्योंकि इसके नंबर्स कैलकुलेशंस काफी बड़े हो जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रखने जैसा है। उसके बाद अलजेब्रिक फॉर्मूला के बाद हमारा जो एक टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले बार भी पूछे गए थे, जैसे अलजेब्रा से मैंने बताया बहुत बेसिक क्वेश्चन एक पिछले बार पूछा गया था, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का डिफरेंस पूछ लिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से परसेंटेज से भी पिछले बार एक सवाल आया था। अब परसेंटेज क्या है, तो किसी भी आंकड़े को 100 के रिस्पेक्ट में दर्शाना परसेंटेज है। जैसे कि किसी ने कोई एग्जाम दिया, उसको 10 में से 6 नंबर मिले, ठीक है, तो और किसी दूसरे ने एक एग्जाम दिया, उसको 20 में से 15 मिले, ठीक है। तो अब क्या है कि हम जब तुलना कर रहे हैं तो कहीं पे किसी के 10 में नंबर मिले हैं, किसी को 20 में मिले हैं, ठीक है, तो आपस में कंपैरेटिवली जो कंपैरिजन है वो करना मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि उसको किसी एक सेम आधार पर हम लेके चले जाते हैं। तो 6/10 है, तो अगर इसको परसेंटेज के टर्म में हम एक्सप्रेस करें तो अब हर को हम 100 करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो हम आंकड़े का न्यूट्रलिटी खत्म न हो, इसके लिए अंश में भी 10 से गुना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनके 60% अंक मिले। अगर 100 में देखा जाता तो 6/10 जो है वो 60% होता। अब अगर दूसरी तरफ से किसी को 15 मिले हैं 20 में से, तो अब अगर हम 100 के इसमें देखें तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों को हम 5-5 से गुना करते हैं, तो हम पाते हैं कि अगर 100 में देखें तो इनको 100 में से 75 मिल रहे होते। तो 15/20 विल बी बेटर देन 6/10, है ना। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि अगर प्रतिशत का जो इस्तेमाल जनरली आंकड़ों के कंपैरिजन करने में होता है, और हम 100 बहुत सुलभ और बहुत आसान इजी टू यूज लगता है, इसलिए हम कई बार आंकड़ों को 100 में कन्वर्ट करके फिर उनकी तुलना करते हैं, है ना। तो परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन और अ रेशियो इन विच द वैल्यू ऑफ द होल डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100 वेयर द डिनोमिनेटर शुड बी 100। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है इसने कि किसी ने स्कोर किया 30%, तो 30% का मतलब है कि इसको 30 में से 100 आए। ठीक है, अब कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो अब जैसे कि न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो अब जब डिनोमिनेटर को 100 लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद न्यूमरेटर पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो अंक आएगा न्यूमरेटर में, वही आपका परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे 4/25 है, तो 4/25 को इन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, इसके लिए अंश और हर दोनों में 4-4 से गुना किया, तो अंश जो है वो 16 हो जाता है, हर जो है वो 100 हो जाता है, तो ये 16% इज द राइट आंसर। तो उसी तरह से कुछ एक सवाल दिए हैं कि भाई हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्टूडेंट हु स्कोर्ड 35 आउट ऑफ 40। किसी को 40 में से 35 मार्क्स मिले, तो कैसे हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि 35/40 गुने 100 कर देना है। जब 35/40 गुने 100 किया तो उसके जो अंक आ गए वो हो गए 87.5%। अब एक और प्रश्न है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं जिसमें 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो लड़कियों का प्रतिशत बताना है, तो क्यों लड़कियां कितनी हैं 10 और कुल बच्चे कितने हैं 40, तो 10/40 गुने 100 करेंगे तो 25% इसका आंसर होता है। पिछले बार भी परसेंट के जो दो सवाल आए थे, है ना, उसमें 2 नंबर्स दिए थे। पूछा था कि x% ऑफ y जो है वो 100 होता है ना, और y% ऑफ z 200 होता है। तो फाइंड
करना था रिलेशन x और z में, ठीक है। यानी कि xy बाई 100 है ना, x% ऑफ y है ना, यानी x% यानी कि x बटा 100 को y से गुना करना है, यानी कि xy डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 100, और दूसरी तरफ था कि yz बाई 100 इज इक्वल टू 200। तो आपको इसमें x और z के बीच का रिलेशन निकालना था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। x जो दोनों इक्वेशन थे आपस में एक्स वाई की वैल्यू आपने निकाल ली जो 10,000 हो रही थी, और वाई जेड की जो वैल्यू है वो 20,000 हो रही थी। अब एक्स वाई और वाई जेड को आपस में भाग दे देने वाले थे, तो वाई और वाई कैंसिल हो जाता, और एक्स और जेड का जो रेशियो आता वो आपको 1/2 का रेशियो आ जाता है ना। तो जेड की वैल्यू जो है वो 2x, जेड की जो वैल्यू है वो 2x आने वाली थी। z will be equal to 2x। ये एक परसेंटेज का सवाल पिछली बार आया था, बहुत मुश्किल नहीं था। एक प्रश्न और यहाँ पे दिया है कि एक जैकेट का जो है जो कॉस्ट है वो $100 से बढ़ के $150 हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताने के लिए पहले हमें कुल इंक्रीज निकालना पड़ेगा। तो कुल इंक्रीज क्या हुआ भाई, तो 150 माइनस 100 यानी कि 50, और इस 50 का हमें परसेंटेज निकालना है। तो जब हम 50 का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 के टर्म में ही आ रहा है, तो 50% हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और परसेंटेज का प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है कि अगर जैसे चीनी का भाव अभी 100 रुपए चल रहा है, अभी 100 रुपए के बाद चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हो गई, तो हमें कितना % अपनी खपत को कम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो व्यय है ना, वो प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जिसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उसके बाद जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया या पूछ सकते हैं वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब जब हम इक्वेशन, जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी, इक्वेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेंट्स होते हैं उनके वैल्यू तो फिक्स हैं, और जो वेरिएबल होते हैं उनके वैल्यूज हमें पता करना है, ठीक है। तो अब अगर किसी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू एकदम सही वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, 2 समीकरण मिलेंगे तो ही दोनों जो है हमारे अननोन हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अदरवाइज x + y = 5, अब हमने एक ये इक्वेशन दे दिया कि x + y = 5, तो इसके अनंत सॉल्यूशन है। अब x की वैल्यू आप 1 रखो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं तो इनके यूनिक यानी कि यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमको 2 इक्वेशंस चाहिए। अगर ये 2 इक्वेशन मिलेंगे तो ही हमें x और y का यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए x + y = 5 दे दिया और x - y = 6 दे दिया। अब इस दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जब इन दोनों का योग करेंगे तो 2x की जो वैल्यू है 11 आ जाएगी, तो x की वैल्यू है वो 5.5 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 5.5 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की जो वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी। y की वैल्यू 5.5 - 6 यानी कि -0.5 निकलेगी, है ना। अब x की वैल्यू अगर आप 5.5 रखते हैं, y की वैल्यू -0.5 रखते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वो होते हैं कि जिसमें दोनों जो चर हैं दोनों के बीच में 2 संबंध हमें मिलते हैं, और दोनों संबंधों का जब हम सरल करते हैं तो फिर हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। इसमें कुछ एक दिए हुए हैं, 2x - 4y = 4 है और 5x + 8y = 3 है, ठीक है। उस तरह से कुछ एक सॉल्यूशन इक्वेशन दिए हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहला इक्वेशन लिया था, जैसे कि पहला इक्वेशन था
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 5 माइनस वाई, मतलब दोनों तरफ y के घटा दिया तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। अब x का जो ये वैल्यू है उसको हम दूसरे वाले इक्वेशन में लिख देंगे, यानी कि दूसरे वाले इक्वेशन में जहां जहां x लिखा था उसकी जगह पे 5 माइनस वाई लिख देंगे। अब अगर 5 माइनस वाई लिख दिया तो हमको एक नया समीकरण मिलता है जो केवल y के ही टर्म में है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं y के टर्म में और हमको ये सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये वाला जो तरीका है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि हमने किया था, दोनों को जोड़ दिया था, दोनों को जोड़ देने से y जो है एलिमिनेट हो गया था और केवल x बच गया था। एलिमिनेशन मेथड में दोनों में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है प्रॉपर मैनिपुलेशन के द्वारा, और एक टर्म एलिमिनेट होने से दूसरे टर्म के जो दूसरा टर्म है उसके इसमें इक्वेशन मिल जाता है, और हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो वो टर्म हमको प्राप्त हो जाता है, और जब वो टर्म प्राप्त हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, जिससे कि दूसरा अज्ञात टर्म भी हमें प्राप्त हो जाता है। और तीसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। अब जैसा कि हमने देखा है कि ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या इस तरह के कोई भी समीकरण वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जब हम कोऑर्डिनेट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी कि एक सीधी रेखा को बता रहा है। तो हम अगर ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं x और y एक्सिस बना के, ठीक है, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। दूसरी तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 जो है उससे भी हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका कि स्लोप जो है वो अलग होगा। तो एक दूसरे ढाल का दो अलग अलग ढाल के हमको स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां काटेंगे, वहां पर जो पॉइंट होगा वही इन दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो तीन तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है, हालांकि इसको परसेंटेज के पहले बताना चाहिए था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? एक पूरी जो एक पूर्णतः पूर्ण रूप से कोई वैल्यू है, डेटा है या कोई चीज है, उसका अंश की कितने परसेंटेज में कितना भाग कोई सा चीज है, वो उसको निकालने का जो तरीका है, वो बताने का जो तरीका है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इन मैथमेटिक्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच डिफाइंस अ पार्ट ऑफ ए होल। एक पूरे समग्र का एक हिस्से को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में फोटो में एक पिज्जा दिया है, आप पिज्जा देखिए एज ए होल। इस पिज्जे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं। अगर एक टुकड़े को निकाल दिया तो इस एक टुकड़े को निकाल दिया तो ये 8 बराबर टुकड़ों का एक हिस्सा है, तो इसको हम कहते हैं 1/8, है ना। तो फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि पूरे होल का एक जो हिस्सा होता है वो उसको फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ समथिंग एंड अ क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर। फ्रैक्शन क्या है? वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, वो पूर्ण का कोई हिस्सा होगी, है ना। 5 में से 3 हिस्सा, 6 में से 4 हिस्सा, 8 में से 1 हिस्सा, मतलब वो एक पूरे समग्र, पूरी जो इंफॉर्मेशन, पूरा जो कमोडिटी है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसका कोई एक हिस्सा होगी, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है डिनोमिनेटर और एक होता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या करता है कि वो होल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और न्यूमरेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है कि वो सेक्शंस को इंडिकेट करता है। अब जैसे ये पूरे होल को डिनोमिनेट क्या कर रहा है, इसके पूरे होल में 8 एक समान टुकड़े थे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 8 इसको डिनोट कर रहा है। अगर इस 8 पिज्जा में से घर के अंदर 3 सदस्य हैं, किसी सदस्य ने 1 खाया तो उसको 1/8 मिला, किसी एक और सदस्य ने इसके 3 हिस्से खा लिए तो उसको क्या मिला? 8 में से 3/8। अब कोई एक सदस्य है जिसने 4 हिस्से खा लिए तो उसको मिला 4/8। अब 4/8 जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि 4 और 8 दोनों जो फ्रैक्शन के रूप में हैं, इनके अंदर कुछ कॉमन है। अगर हम आप भाग दे दें 4 से दोनों ही संख्याओं को, तो 4 एक बार में लग जाएगा और 8 दूसरी बार में, यानी कि 1/2। प्रॉपर फंक्शन वो होता है कि जिसमें कोई फंक्शन अपने सबसे फ्रैक्शन अपने सरलीकृत रूप में, मतलब
उसके अंदर अब कोई कॉमन कंपोनेंट नहीं बचना चाहिए, उस रूप में जब आ जाता है तब हम इसको बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन। यानी कि अगर किसी को 8 में से 4 हिस्से मिले तो उसको अपन लिख सकते हैं कि 1/2 हिस्सा मिला, बाकी दोनों लोगों को 3/8 और 1/8 हिस्सा मिला। तो इस तरह से फ्रैक्शंस के पार्ट होते हैं। आगे आ गया था टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बताया ही था कि जब इसको और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सॉरी वो इक्विवेलेंट होता है जिसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है, तो इसको जब हम डिनोट करेंगे तो ये भाग देने के बाद 1/1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5/7 के इक्विवेलेंट 2 फंक्शन निकालने हैं हमें। तो 5/7 को अगर 2 से गुना कर दिया वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये 10/14 हो गया। इस तरह की चीजों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब हमें किसी 2 चीज की तुलना करनी है। सपोज कीजिए कि कंपेयर करने, जैसे पिछले बार भी क्वेश्चन आया था कंपेयर करने के लिए 2 फ्रैक्शन को, है ना। तो 1/3 और 2/5 दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो 1/3 और 2/5 दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं। तो जब 2 नंबर्स को, 2 फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है तो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को एक लेवल पे लाना पड़ेगा। तो 1/3 में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से गुना कर दिया जाए तो ये 5/15 बन जाता है। ठीक है। अब 3/5 अगर इसको करना है तो दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3/5 बन जाता है 9/15। तो हमें अब मालूम है कि 5/15 की तुलना में 9/15 जो है वो बड़ा है ना। जब दोनों सेम डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। उसी प्रकार से अगर 2 जो फ्रैक्शन है उन दोनों के न्यूमरेटर अगर बराबर हुए, अगर दोनों के अंश बराबर हुए, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। सेम न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर जिसका छोटा हुआ वो संख्या बड़ी होती है, और सेम डिनोमिनेटर पे न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे एक फ्रैक्शन को दिखाया है। ये सारे प्रॉपर फंक्शन है, तो ये 0 से 1 के बीच में आएंगे। आप चाहे कोई सा भी फ्रैक्शन ले लीजिए, वो नंबर लाइन पे 0 से 1 के बीच में ही आएगा अगर वो एक प्रॉपर फंक्शन है तो। उसके बाद जो हमको टॉपिक देखना है वो एवरेज का है कि एवरेज में क्या होता है, एवरेज का क्या मतलब है। तो एवरेज का हम लोगों को मालूम ही है कि एवरेज इज नोन एज अरिथमेटिक मीन विच इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ कलेक्शन डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ द नंबर प्रेजेंट इन द कलेक्शन। ये क्या है कि सभी नंबरों का योग है, योग को जितने नंबर्स हैं उनसे भाग दे देते हैं तो फिर हमें उसका एवरेज प्राप्त होता है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये है एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो फिर अब कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए अब एग्जांपल में दिया है कि कुछ 6 बच्चे हैं, उनका वजन दिया है 20 पाउंड, 25 पाउंड, 21 पाउंड, 30 पाउंड और 25 पाउंड, 26 पाउंड। अब ये 6 बच्चे हैं, इनके इतने वजन है। अब हमको इनका एवरेज निकालना है तो क्या होगा, तो 20 + 25 + 21 + 30 + 25 + 26 कर देंगे और इसको हम 6 से भाग दे देंगे। जब हम 6 से भाग दे देंगे तो हमको उनका एवरेज वजन जो है वो मिल जाएगा। तो जब इन्होंने निकाला तो जो सम है वो 147 आया, उसको 6 से भाग दे दिया तो एवरेज जो वजन है वो 24.5 पाउंड आ गया। अच्छा, अब एक सवाल है, पिछले बार भी पूछा गया था कि मीडियन है ना, मीडियन क्या है, क्या वो एवरेज होता है? कई बार क्या होता है कि मीडियन और एवरेज सेम नंबर आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मीडियन और एवरेज दोनों सेम चीजें ही होती हैं। मीडियन क्या है कि मिडिल वैल्यू,
किसी भी डेटा का हमने किसी डेटा को एक आरोही या अवरोही क्रम में सजा दिया, तो उसमें सजाने के बाद उस पूरे डेटा का जो मिडिल वैल्यू है वो टर्म मीडियन आता है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 9 तक, मतलब शुरुआती 9, ऐसा नहीं पूछा था, बोला था कि शुरुआती 9 प्राकृत संख्याओं को, है ना, 9 नेचुरल नंबर को हमने अरेंज किया है, उसका मीडियन क्या होगा, है ना। तो शुरुआती जो 9 प्राकृत संख्या है, हमें मालूम है कि 0 जो है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, वो एक पूर्ण संख्या है। अगर हम 0 से कोई काउंटिंग स्टार्ट करते हैं देन इट बिकम्स अ होल नंबर, नॉट द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आपने अरेंज कर दिया। अब इससे इसका मीडियन पूछा गया था, इसका मध्य वैल्यू। तो मध्य वैल्यू जब हमको निकालना है तो हमें क्या करना है कि हमने 9 आंकड़ों को लिया है ना। तो 9 आंकड़ों को लिया है तो इसका जो मीडियन होगा वो 9 + 1/2, यानी कि 5वां आंकड़ा जो है वो इसका मीडियन होगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 5वां आंकड़ा जो है वो 5 ही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो इसमें हमको अगर एवरेज निकालना होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, है ना। तो अगर हम योग करते तो भी 45 आता, और 45 को जब हम 9 से भाग देते तो भी जो है वैल्यू हमारी 5 ही आ जाती। तो इस केस में एवरेज और मीडियन दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इससे कतई मतलब नहीं है कि हर बार एवरेज और मीडियन बराबर ही होंगे, है ना। अगर आंकड़े में कोई एक अंक हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 को हटा दीजिए और 7 8 और 9 ले लीजिए, तब इसी आंकड़े का जो मीडियन है वो अलग हो जाएगा एवरेज से, क्योंकि यहाँ पे सभी आंकड़ों के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस था, और इसलिए एवरेज और मीडियन की वैल्यू सेम आ गई थी। लेकिन मीडियन इज नॉट नेसेसरली एन एवरेज। मीडियन किसी भी आंकड़े का मध्य जो वैल्यू है, बीच की जो वैल्यू है वो है मीडियन, लेकिन एवरेज जो है वो सब आंकड़ों का योग और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलता है वो होता है एवरेज, है ना। तो पिछली बार मीडियन से भी एक सवाल पूछा था। अच्छा, उसके बाद हमें जानना है ग्राफ के बारे में। थोड़ा बहुत ग्राफ हमारे टॉपिक में है। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी आंकड़े को हमें समझना बहुत आसान हो जाता है जबकि उसका पिक्टोरियल चित्र के रूप में जब उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने की जो कला है उसको हम ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक क्लास में एक कुछ स्कूल में कुछ स्कूल की सप्लाईज हैं जिसके अंदर कुछ एक पेंसिल्स हैं, इरेजर है, शार्पनर्स हैं, है ना, स्केल्स हैं। अब ये ऐसे बेतरतीब पड़े हुए हैं। अब इनको अगर हम सजा के दिखाएं तो हम बता सकते हैं कि कितनी पेंसिल, कितने स्केल, कितने पेन, कितने शार्पनर, कितने इरेजर पड़े हुए हैं। तो एक तरीका है कि पेंसिल को हरे रंग से दिखा दो, स्केल को ब्लू रंग से दिखा दो, पेन को पीले रंग से, गुलाबी और बैगनी कलर से दिखा रहे हैं सभी। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस किया। अब ये एक्सप्रेशन का तरीका भी उतना मजेदार नहीं है। इसको एक दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है जिसमें इसकी बार ग्राफ बना दिया गया। तो पेंसिल कितने भाई, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 पेंसिलों का एक बार ग्राफ बना दिया। उस तरह से स्केल को भी दिखा दिया, पेन को दिखा दिया, शार्पनर को दिखा दिया, इरेजर को दिखा दिया। अब इस तरह से जब आंकड़े का रिप्रेजेंटेशन किया तो एक बार में ही आप देख के बता सकते हो कि अच्छा 8 पेंसिल थे, अच्छा 3 स्केल थे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी, हेलो, मैं भी क्लास में हूँ, अभी क्लास में हूँ। तो
पेंसिल स्केल, पेन, शार्पनर, इरेजर, है ना, इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया गया एक बार ग्राफ के द्वारा। तो कई तरीके से जैसे कि हम देख रहे हैं ग्राफ हो सकते हैं, पिक्टोग्राफ हो सकते हैं, जहाँ पे कि हर एक को किसी पिक्चर के द्वारा दिखाया जा रहा हो, या फिर बार ग्राफ हो सकता है, या फिर लाइन ग्राफ हो सकता है। जैसे ग्राफ से हम अमूमन परिचित हैं, जैसे दिन के अंदर बदलते हुए तापमान को दिखाने का कोई ग्राफ है, तो ये 6 बजे जो टेम्परेचर था, मान लीजिए 7-8 डिग्री टेम्परेचर था, 9 बजे 12 डिग्री टेम्परेचर था, 12 बजे 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया, फिर 3 बजे कोई 17-18 डिग्री टेम्परेचर हो गया। इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ बना दिया, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। तो हम या तो बार ग्राफ के तौर पर दिखा सकते हैं, लाइन ग्राफ के तौर पर दिखा सकते हैं। आजकल बहुत पॉपुलर है पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट मतलब पूरे जो सारे आंकड़े हैं वो एक सर्कल के तौर पर दिखाए जाएंगे, और हर एक आंकड़े का जो अंश है उसको उसके प्रोपोर्शन में उसकी एरिया को हमने कलर कर दिया, तो है ना। तो ये एक आंकड़ा है उपस्थित फलों का, जिसके अंदर 50% जो है वो आधा आंकड़ा जो है देख रहे हैं आप, हाफ ऑफ द सर्किल इज एप्पल, तो ये 50% हो गया। 1/4 ऑफ द सर्किल इज पीयर, तो ये 25% हो गया। वाटरमेलन जो है वो 10% है, और ऑरेंज जो है वो 15% है। तो ये पाई चार्ट भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है। तो इस विभिन्न प्रकार के ग्राफ बना के हम लोग चीजों को आसानी से एक्सप्रेस या शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखना आना चाहिए। अब जो जनरली जो ग्राफ हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हमारा लाइन ग्राफ है। अब लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करके हम लोग फंक्शंस को भी दिखा सकते हैं, है ना। फंक्शंस को, एक्सप्रेशंस को, है ना, हम दिखा सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिक फंक्शंस। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि कोई पावर 1 वाला यानी कोई सा भी हमारा लीनियर फंक्शन है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक लाइन के तौर पर आएगा। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे तो वो एक पैराबोला के शेप में आएगा। तो इसमें करने का क्या तरीका है? बहुत सबसे आसान तरीका है कि fx इज इक्वल टू -x+2 है, तो हम x की कोई वैल्यू लेते हैं। तो x की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 ले ली, तो fx की वैल्यू जो है तब fx की वैल्यू भी 1 ही आएगी। तो 1,1 है ना, इस लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। अब उसी तरह से कोई और वैल्यू ले ली, है ना, x की वैल्यू जब हमने 0 कर दी तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब इसकी वैल्यू fx की वैल्यू 0 कर दी तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने 2 पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए और दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन खींच दिया। अब ये जो लाइन है यही हमारा लीनियर फंक्शन हो गया, है ना। ये एक लीनियर फंक्शन को दिखा रहा है। सिमिलरली किसी दूसरे लाइन को भी हम इस तरह से आराम से लीनियर फंक्शन के तौर पर दिखा सकते हैं। उसके अलावा जब क्वाड्रेटिक है जिसके पावर 2 है उसको अगर हम दिखाएंगे तो वो किसी अलग फॉर्म में दिखेगा, वो एक पैराबोला के फॉर्म में दिखेगा, वो एक पैराबोला के फॉर्म में दिखेगा, है ना। वो पैराबोला का किस तरफ खुला रहेगा ये डिपेंड करता है कि ये x के जो गुणांक क्या है ना, उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का साइन पे डिपेंड करता है कि वो पैराबोला किस साइड से खुला रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को आराम से ग्राफिकल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको सॉल्व करना कई बार आसान हो जाता है। इसमें दिया हुआ है कि fx का अगर कोई ग्राफ आपने खींच दिया है तो अगर fx प्लस c है तो वो करने से क्या होगा, तो ग्राफ जो है c यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि y इज इक्वल टू 4x का आपको ग्राफ मालूम है तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 का ग्राफ खींचना है तो कुछ नहीं करना, ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देना है। सिमिलरली अगर 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 का ग्राफ खींचना है, अगर y इज इक्वल टू 4x आपको मालूम है तो उसको डाउनवर्ड्स 1 यूनिट खींच देना है। उसी तरह से कई फॉर्मूलाज इसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका जानकारी होने से ग्राफ को ड्रॉ करना आसान हो जाता है, अगर आपको कोई बेसिक ग्राफ मालूम हो तो। अब जब हम ग्राफ जानते हैं, जब हम जान जाएंगे तो उसके बाद एक और आता है ज्योमेट्री का तरीका जो कि
12वीं में जनरली पढ़ते हैं वो है 10वीं में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन 12वीं में बेसिकली पढ़ते हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो है कि जिसके अंदर ज्योमेट्री के आप जो आकार अभी तक हम पहली कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो त्रिभुज और ये चतुर्भुज और इन सब चीजों के बारे में, तो इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट पे है ना, एक्स और वाई एक्सिस पे इनके जो शीर्ष हैं उनके पोजीशन बता के तब उसमें कैलकुलेशन किया जाता है। और उस तरह से जब हम ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें कि ज्योमेट्रिक फिगर को 2 डायमेंशन प्लेन में दिखाने में और उनके प्रॉपर्टी के बारे में पता करने में आसानी होती है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, तो एक कोई सा भी एक जो प्लेन है उसको 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट प्लेन किसी भी एक कार्टेशियन प्लेन को प्लेन स्पेस को 2 डायमेंशन में डिवाइड करता है और एक एक्सिस को बोलता है एक्स एक्सिस, दूसरे एक्सिस को बोलता है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां आपस में एक दूसरे को कट करते हैं वो जो है वो कहलाता है ओरिजिन, है ना। उसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अब द एक्स एक्सिस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव होता है। अब शून्य के जो राइट में एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, शून्य के जो लेफ्ट में एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, शून्य के जो ऊपर में वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव है, शून्य के जो नीचे में वाई एक्सिस है वो नेगेटिव है। अब इस तरह से कि द पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज बोथ पॉजिटिव वैल्यू। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होंगे वो दोनों ही एक्स और वाई दोनों यहाँ पे देख रही है, ये दाहिने का हिस्सा पॉजिटिव है, ये ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है दोनों पॉजिटिव होंगे। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो क्योंकि हम एक्स की तरफ से 0 के बाएं में आ गए हैं तो एक्स तो निगेटिव होगा लेकिन वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो हम नीचे भी आ गए हैं और बाएं भी आ गए हैं, तो इसमें एक्स और वाई जो दोनों होंगे दोनों की वैल्यू जो है वो निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। और ये जो चौथा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स तो पॉजिटिव है क्योंकि एक्स हम 0 के राइट में है, लेकिन वाई क्वाड्रेंट जो है वो निगेटिव मिलेगा। तो इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसके अंदर सारा का सारा जो प्लेन है वो हमारा आ जाता है और उस प्लेन के वैल्यूज के हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं कि एब्सिसा इज द एक्स वैल्यू और ऑर्डिनेट इज द वाई वैल्यू। अब इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई बिंदु दे दिया x1 और y1, ठीक है, और x2 और y2 2 बिंदु दे दिए गए। 2 बिंदुओं का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, x1 है और y1 है, दूसरे बिंदु का x2 और y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो उसका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो अगर कोई 2 बिंदु दे दिए गए जैसे कि 1,3 और 2,5, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो भाई 2 और 1 का डिफरेंस 1 होगा, 1 स्क्वायर, और 3 और 5 का डिफरेंस 2 होता है तो 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 5, और 5 का अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 5 विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यही करना है, दोनों के x की वैल्यू लेनी है, एब्सिसा की वैल्यू लेनी है, उसका स्क्वायर करना है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, ऑर्डिनेट के डिफरेंस लेने हैं और उसका स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ देना है और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका अंडर रूट निकाल देना है जिससे कि डिस्टेंस प्राप्त होगा। अब स्लोप फॉर्मूला में क्या होगा, अगर ढाल निकालना है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 बिंदु दिए गए हैं तो 2 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक सरल रेखा होगी। इस सरल रेखा का अगर आपको स्लोप प्राप्त पता करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको उस रेखा का ढाल मिल जाएगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है। यहाँ पे x1 एक बिंदु है और x2 एक बिंदु है। अब इस x2 माइनस x1 बिंदु से दोनों से गुजरने वाली अगर कोई सरल रेखा होती जिसका हमें स्लोप प्राप्त करना होता, तब उसके लिए हमें क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 पहले y2 माइनस y1 को भाग दे देते x2 माइनस x1 से और हमको इसका स्लोप मिल जाता। अब x2 और x1 का ये जो दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी प्राप्त करनी है तो y2 माइनस y1
निकाल लिया, x2 माइनस x1 निकाल लिया, इनको स्क्वायर कर दिया, इनको भी स्क्वायर कर दिया और दोनों का योग कर दिया और दोनों का अंडर रूट निकाल दिया। इससे ये जो हिस्सा है इस दूरी का हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से हम स्लोप और दूरी निकाल सकते हैं। अब एक और पॉइंट दिया है कि अब इन दोनों बिंदुओं का ये जो दोनों हिस्से हैं इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो इसका मध्य बिंदु अगर हम निकालना है तो हमें करना पड़ेगा x2 प्लस x1 का योग, उसको 2 से भाग दे देना है, और y2 माइनस y1 का योग और उसको भी 2 से भाग दे देना है। अगर हम भाग दे देते हैं तो इसका मिड पॉइंट निकल जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह से हमको इसका मिड पॉइंट भी पता चल जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब अगर सब फर्ज कीजिए कि ये दो बिंदु ना होके एक और तीसरा बिंदु यहाँ पर होता, और तीसरा बिंदु जो होता वो x3 और y3 होता, और अब इससे बन जाता हमारा एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का कोई बोल रहे कि इस त्रिभुज का सेंट्रॉइड निकालो। तो सेंट्रॉइड क्या होता है कि अब ये त्रिभुज अगर मान लीजिए बना है तो इसके शीर्ष से सामने वाले के मिड पॉइंट को मिला लीजिए, इसके शीर्ष से सामने वाले मिड पॉइंट को मिला लीजिए, इसके शीर्ष से सामने वाले के मिड पॉइंट को मिला लीजिए, और इन तीनों मिड पॉइंट को हमने मिला लिया। अब मिलाने के बाद ये जो तीनों रेखाएं जहां मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अब सेंट्रॉइड निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों का योग बटा 3, और दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, और इस तरह से हम उसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, उस त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालनी है तो फॉर्मूला उसके लिए भी उपलब्ध है। वो बहुत ही कारगर और उपयोगी फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विल बी 1/2, मतलब आधा करना है आपको किसका, पहले आपको x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 करना है, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 करना है, x3 y1 माइनस y2, बिल्कुल साइक्लिक चल रहा है। देखिएगा x1 है तो y2 माइनस y3 होगा, x2 है तो y3, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, तो x2 है तो y3 माइनस y1 होगा, और x3 है तो y1 माइनस y2 होगा। 3 के बाद वापस एक साइकिल क्रम में चलना है। अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया तो आपका जो एरिया है वो गलत आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसका मॉड ले लेना है और उसको 2 से भाग दे देना है। आपको उस एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब किसी लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है तो वो कैसे करना है भाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है किसी लाइन का, ax प्लस by इज इक्वल टू c, है ना। अब दूसरी तरफ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यही दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी स्टैंडर्ड किसी भी लाइन के इक्वेशन को, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हमको इससे प्राप्त करने के लिए अगर हमको स्लोप मालूम हो और एक कोई भी बिंदु मालूम हो तो हमको आराम से उस लाइन का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, या फिर 2 सेपरेट बिंदु प्राप्त हो तो भी हमको उस लाइन का इक्वेशन आसानी से पता हो जाता है। है ना। यहाँ पे देखिए स्लोप निकालना है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अब ये इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, अब ये इक्वेशन के अंदर अगर हमको कोई एक बिंदु पहले से मालूम है तो हम आराम से वो बिंदु का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और y इज इक्वल टू mx प्लस c के टर्म पे हमको एक आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से 2 पॉइंट फॉर्म है तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा कि हमको 2 पॉइंट मालूम होगा, इसमें हमको स्लोप नहीं मालूम होगा, तब ये इक्वेशन जो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 होगा। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों बिंदु आपको मालूम है तो बहुत ही आसानी से आपको जो लाइन का इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो पिछले बार भी पूछी गई थी और जिसके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं वो है कि
हमारा विभिन्न प्रकार के जो शेप्स रहते हैं उनके आयतन और उनके सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूबॉइड है। एक इस फिगर में हम जो देख रहे हैं वो एक क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है कि एक आयताकार, मतलब आयताकार सरफेसेस से बना हुआ घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसके जो चारों मतलब जितनी भी सतहें हैं, जो 6 सतहें हैं, सभी आयताकार हैं। ठीक है, तो इसका अगर हमको सरफेस एरिया प्राप्त करना है तो हम क्यूबॉइड में देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, तीन इसके मुख्य बिंदु हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, LBH। ठीक, तो अब इसके अंदर हमको 3 विभिन्न प्रकार के आयत दिख रहे हैं, है ना। तो 3 विभिन्न प्रकार के आयत दिख रहे हैं, तो और प्रत्येक प्रकार के आयत की संख्या 2 है। एक नीचे के सरफेस का, एक ऊपर के सरफेस का, एक इधर के सरफेस का बाएं और एक दाएं, और एक आगे और एक पीछे। तो जो आगे वाला सरफेस दिख रहा है जिसकी कि दोनों भुजाएं लेंथ और हाइट हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो LH हो जाएगा। अब क्योंकि LH 2 हैं तो 2LH हो जाएगा दोनों सरफेसेस का। अब इस तरह से BH के भी 2 सरफेस हैं, एक इस बाजू और एक इस बाजू, तो 2 BH भी हो जाएंगे। और ऊपर भी 2 सरफेस हैं, वो LB के 2 सरफेस मिल जाएंगे हमको। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई LB प्लस BH प्लस HL है। ठीक है, अब अगर सपोज किया जाए कि कोई हमसे पूछ रहा है कि नहीं, हमको केवल कर्व्ड सरफेस का, मतलब ऊपर और नीचे वाले एरिया का हमको आप एरिया मत बताओ, आप तो हमें केवल इसका कर्व सरफेस का एरिया बताओ। उस केस में ये कर्व एरिया 2H मल्टीप्लाइड बाई L प्लस B हो जाएगा, है ना। अब सवाल ये पूछ सकता है कि ये कोई बाल्टी नुमा है, केवल ऊपर का सरफेस खाली है, तब बताइए कि तब टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ। तब उसमें क्योंकि हमारा ऊपर का एक सरफेस हम मिस कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एक LB मिस हो जाएगा, यानी कि 2H प्लस LB तो रहेगा लेकिन एक LB मिस हो जाएगा और केवल प्लस 1 LB हो जाएगा। तो यहाँ और जो टोटल सरफेस एरिया से एक LB कम हो जाएगा। वॉल्यूम लेना है तो L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H होगा, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक इस तरह का सवाल पिछली बार पूछा गया था, एक एल्यूमिनियम का फॉइल को लेके एक इस तरह का सवाल बनाया गया था, जिसके अंदर पूछा गया था कि, एक मिनट रुक जाइए, वो सवाल जरा देख लूं। देखिए, आउटर डायमेंशन ऑफ एन ओपन टब आर 4 मीटर बाई 3 मीटर बाई 1.5 मीटर, है ना। एक टब लिया था ओपन टब, जिसका बोला था कि 4 बाई 3 बाई 1.5, है ना। लेंथ विड्थ और हाइट जो है 4, 3 और 1.5 का है। थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द टब इज 0.5 मीटर, है ना। और टब की जो वॉल बताई थी वो आधा मीटर थिकनेस की वॉल थी। तो हमको क्या करना था कि कैपेसिटी ऑफ द टब प्राप्त करना था। तो ये जो है, ये LBH वाला जो है, इसी तरह का एक कुछ तो शेप होगा, जिसमें कि L की वैल्यू 4 हो जाती है, B की वैल्यू 3 हो जाती है और H की वैल्यू 1.5 हो जाती है। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुका प्रश्न में, इसने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या किया कि ये जो हम जो चदरा लगा रहे हैं, है ना, उसकी जो खुद की थिकनेस है वो आधा मीटर की है। ठीक है, अब आधा मीटर की क्या उसका खुद का थिकनेस होगा, तो बाहर अगर 4 मीटर है तो अंदर जो है वो उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो 4 के जगह पे जो अंदर जो उसको मिलेगा वो दोनों बाजू से आधा आधा मीटर कम हो जाएगा, यानी कि वो 3 मीटर हो जाएगा। अब जो 3 मीटर वाला एरिया था वो भी दोनों साइड से आधा आधा मीटर कम हो जाएगा, तो वो भी हमारा 3 की जगह 2 रह जाएगा, है ना। और ऊंचाई जो है उसकी 1.5 मीटर है।
अब ऊंचाई को जो कम करने की बात है ना, वो कम नहीं होने वाली, थिकनेस हाइट जो है वो उतनी ही रहने वाली है ना। तो फिर बाहर से मेजरमेंट लिया है तो ऊंचाई में एक, क्योंकि इसमें हमें भरना है तो एक बाजू से ही कम होने वाली है, तो ये 1.5 मीटर जो है वो खाली 0.5 कम होगा, क्योंकि एक साइड से ये खुला रहने वाला है। तो हम अगर 3 गुने 2 गुने 1 करते तो हमको आंसर जो है वो हमको मिल जाता, वो 6 मीटर क्यूब मिलता। अब 6 मीटर क्यूब को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 6000 लीटर उसका आंसर आता है। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है इस पे पिछले बार सवाल पूछे गए थे। विभिन्न तरह के शेप हैं जिन पे सवाल पूछे जाते हैं। क्यूब में ये जो लेटरल जो सरफेस एरिया है वो 4a स्क्वायर आएगा, 4 सतह होते हैं बराबर क्षेत्रफल के, तो 4a स्क्वायर। अगर टोटल एरिया पूछा टॉप और बॉटम मिला के तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम पूछा गया तो a क्यूब हो जाएगा। प्रिज्म का जो है लेटरल जो है उसका पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है, और लेटरल सरफेस एरिया और दोनों एरिया ऑफ द दोनों एंड सरफेसेस के एरिया जोड़ने पड़ेंगे तब हमको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। और वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस निकालना पड़ेगा और हाइट से उसको गुना करना पड़ेगा। अब रेगुलर सिलेंड्रिकल शेप, इस पे भी पिछली बार सवाल पूछा गया था। रेगुलर सिलेंड्रिकल शेप पे, रेगुलर सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है कि जो बेस है, एक बेस होता है जिसका क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। साइड जो है लिटरल उसका 2 पाई आर एच होता है। अगर कुल हम देखेंगे तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 पाई आर इसने कॉमन ले लिया। 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एच जो है वो टोटल सरफेस एरिया होता है। अब वॉल्यूम जो है निकालना चाहेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है ना। पिछली बार इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल पूछा गया था जिसके अंदर कुछ ऐसा ही निकालना था। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था जो कि पूरी तरह से रैप था एल्युमिनियम फॉइल में, ठीक है, जिसमें कि एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ था वो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर था और हाइट ऑफ द सिलेंडर जो थी वो 30 सेंटीमीटर थी। तो पूछ रहा था कि फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल इज रिक्वायर्ड, जिसको पूरी तरह से करना था, यानी कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना था 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एच, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जो दिया था उसके अंदर हमको दे दिया था कि नीचे जो बेस है पाई आर स्क्वायर उसकी वैल्यू दे दी थी जो कि 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आई थी। अब 154 स्क्वायर सेंटीमीटर जब हमको आई थी तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल देंगे जो मेरे ख्याल से 7 आया था। एच की वैल्यू दी हुई थी। अब हम उस गिवन फॉर्मूला में ये आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 30 रख देते हैं, सॉल्व करते हैं तो फाइनली हम लोगों को 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो पिछली बार सिलेंडर पूछा था तो हो सकता है इस बार स्फीयर पूछ दे, हेमिस्फीयर पूछ दे। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ध्यान जो रखने की जरूरत है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्योंकि कई बार फॉर्मूला पे डायरेक्ट नहीं पूछ के, जैसे कि हमने देखा था पिछले वाले क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन में, उसमें वॉल की थिकनेस दे दी थी तो आउटर साइड का जो वैल्यू तो दिया ही था, तो साथ के साथ अपने को लॉजिक भी लगाना था कि अगर उसकी 0.5 मीटर थिकनेस है तो अंदर का जो लेंथ है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना घट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। राइट पिरामिड का फॉर्मूला है दिया हुआ 1/2 गुने पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई स्लैंट हाइट, लेटरल सरफेसेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। राइट सर्कुलर कोन है, कोन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टिपिकल क्वेश्चन, इससे कई बार बाल्टी के भी सवाल बना देते हैं इस कोन के इस पे, तो इसका देखना जरूरी है। इसका जो लेटरल एरिया है वो पाई आर एल होता है। अगर पूरा सरफेस एरिया पूछेगा तो पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, और वॉल्यूम पूछेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। जो स्फीयर है उसका जो लेटरल कर्व होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि स्फीयर के अंदर कर्व के अलावा कोई और सरफेस नहीं है तो उसमें टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा।
सरफेस का जो स्फीयर का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कई बार हेमिस्फीयर पूछ देता है, तो हेमिस्फीयर पूछेगा तो इसमें लेटरल सरफेस जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन अगर इसका टोटल सरफेस पूछ देगा जिसमें कि ये सरफेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका वॉल्यूम जो है वो 2/3 मतलब फुल के आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये सरफेसेस और इनका फॉर्मूला और इनका लॉजिक दोनों ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि हम इस पे जो आधारित सवाल है इसको आसानी से कर सकें। उसके अलावा ऐकिक नियम पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ऐकिक नियम को हमको देखना बहुत ही आवश्यक है, जिसको देख लिया जाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है तो 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के सवाल जो हैं वो आते हैं, जिसको ध्यान देने की जरूरत है। जब नंबर ऑफ व्यक्ति बढ़ेंगे तो काम करने का ड्यूरेशन घटेगा, काम खत्म होने का ड्यूरेशन घटेगा, है ना। जब आदमी कम होंगे तो काम करने का ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जिसपे ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से स्पीड और टाइम और स्पीड का जो टॉपिक है वो पहले कवर हो चुका है फिजिक्स में, है ना। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ऑलरेडी पहली क्लास आपकी काफी लंबी हो चुकी है, तो मैंने कोशिश किया है मोटा मोटी जो पिछले बार सवाल पूछे गए हैं और जो टॉपिक्स हैं हमारे उन सबको एटलीस्ट छू तो जरूर दें, है ना। इसमें भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना, उसको नोट फॉर्मूला इसमें शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये सारे लिंक जो हैं वो एक नोटपैड में बना रखा है और मैंने सुनील साहब को भेज दिया है। वो सारे लिंक जो है वो मैं भेज दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे, है ना। व्हाट्सएप पे करवा देंगे, है ना। तो